आइए बच्चों, आज 10वीं की गणित में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं। इकाई 7 निर्देशांक ज्यामिति की इकाई है और इस चैप्टर से 6 अंक के प्रश्न आने हैं। इस चैप्टर से कुल कितने अंक के प्रश्न आएंगे? 6 अंक के प्रश्न आएंगे और 6 अंकों में 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक एक नंबर वाले, और 2 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। यानी अति लघुत्तरी जो प्रश्न हैं 2-2 अंक के, वो 2 आएंगे। बहुत सरल इकाई है ये, एक बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब आपको करना क्या है कि प्रश्न बैंक में बोर्ड ने जो जारी किया है उसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं उनका अभ्यास करना है। तो आइए आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में जो सामान्य जानकारी है वो आपको होनी चाहिए और इस चैप्टर में क्या क्या शामिल है इस थोड़ा सा बेस इसका बताते हैं। आप लोग जानते हैं कि ये 2 समकोणी कक्ष होते हैं जिसमें ये क्षैतिज वाला x अक्ष कहलाता है और ऊर्ध्वाधर वाला y अक्ष कहलाता है। ठीक है, इधर -x और नीचे ये -y होता है। जहाँ पर ये दोनों काटते हैं उसको हम मूल बिंदु O कहते हैं। ठीक है ना। मूल बिंदु के दाहिनी तरफ समान दूरी पर जब हम चिन्हांकित करके मान इस तरह से लिख देते हैं, ये धनात्मक मान होते हैं और बाईं तरफ जब जाते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे। और मूल बिंदु के ऊपर जब हम धनात्मक y अक्ष पर जाते हैं तो प्लस मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। और नीचे जब जाएंगे y में तो ये ऋणात्मक मान होंगे, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। ठीक है। किसी बिंदु की स्थिति हम 2 निर्देशांक के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पर कैसे पहुँचे होंगे, ये हम 4 चले होंगे और फिर ये y अक्ष पर कितना चले होंगे, 8 चले होंगे। ठीक है। इस तरह से देखिए ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक क्या बन जाएगा, 4, 8। पहले x पर चली हुई दूरी या जितने स्टेप हम चलते हैं, जितने पॉइंट चलते हैं, पहले x वाला लिखते हैं और फिर y वाला लिखते हैं। अब इस पर देखिए जब हम ये दोनों अक्ष खींचते हैं तो ये जो पूरा हमारा प्लेन है, जो पूरा तल है, वो 4 भागों में बढ़ जाता है। इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय, ये तृतीय होता है और ये चतुर्थ होता है। ये 9वीं में आप लोगों ने पढ़ लिया है, सामान्य परिचय। इसमें जैसे मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु न हम x पर चल रहे हैं न y पर चल रहे हैं, इसलिए इसका निर्देशांक क्या होता है, 0, 0 होता है। प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होते हैं। अगर इसमें जाना है तो हम x पर ऋण चलेंगे। जैसे मान लीजिए ऋण 4 और ये 6। यहाँ अगर मान लीजिए आपको जाना है तो हम x पर ऋणात्मक चलेंगे और y पर धनात्मक चलेंगे। तो ये दूसरे चतुर्थांश में x ऋणात्मक होता है और y धनात्मक होता है। तीसरे चतुर्थांश में हम x में ऋण चलेंगे और y में भी ऋण चलेंगे। जैसे मान लीजिए ऋण 5, ऋण 7, कुछ भी। ठीक है, 4, 5, 6, 7, ये सब ऋणात्मक मान होंगे। ठीक है। तो तीसरे चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होते हैं और चौथे में अगर जाना है तो x में धनात्मक चलना पड़ेगा। जैसे हम 5 गए और फिर ऋण 3, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 5, ऋण 3। x धनात्मक और y ऋणात्मक, ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसमें जो x का मान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भुज, और जो y का मान होता है उसको क्या बोलते हैं, कोटि।
पहले भुज जो होगा उसको लिखेंगे, फिर कोटि लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर हम x अक्ष पर कहीं हैं, मान लीजिए यहाँ हैं, तो x पर तो चल रहे हैं लेकिन y पर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हैं, मान लीजिए x में हमने ऋण 5 चला और y पे नहीं जा रहे हैं, तो x अक्ष पर रह जाएंगे। यानी x अक्ष पर आप कहीं भी बिंदु लेंगे तो वहाँ y का मान 0 होगा। x अक्ष पर कहीं भी आप कोई बिंदु लेंगे तो उसका निर्देशांक लिखेंगे तो x का तो कुछ न कुछ मान होगा, लेकिन y का मान 0 होगा। और अगर y अक्ष पर कहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ लेते हैं, तो यहाँ पर आप कैसे चलेंगे? x पे तो चल नहीं रहे हैं, तो x का मान 0 हो गया और y का मान 6। तो x का मान पहले लिखते हैं, यानी भुज 0 हो जाएगा, कोटि 6 हो जाएगी। अगर नीचे यहाँ कहीं लेते हैं, मान लीजिए यहाँ लेते हैं, तो x का मान 0 ही होगा और y का मान ऋण 5 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर y अक्ष पर कोई भी बिंदु है, y अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो उसका भुज 0 होगा, यानी x 0 होगा और y का मान कुछ भी हो सकता है। और अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसकी कोटि 0 होगी, यानी y का मान 0 होगा, x का मान कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इसके अंतर्गत आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आएगा। जैसे मान लीजिए इसका निर्देशांक x1 y1 है और इसका x2 y2। ए कोई बिंदु है, बी कोई बिंदु है, इनके निर्देशांक हमें मालूम, तो इस दूरी का मान क्या होगा, ए बी की लंबाई क्या होगी? तो इसका सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इस क्रम में आपको याद रखना है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो गया। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लीजिए इसी रेखाखंड को अगर आप m1 अनुपात में m2 अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो इस विभाजक बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? P का, यानी m1 अनुपात m2 इस अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक यानी P का। तो इसका सूत्र होता है, इसमें जो x का मान आता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये जो है x का मान होगा और इसी तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस तरह से यहाँ m1 m2 और x2 x1 इनका मान रख के हम सरल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, इसको सरल कर लेंगे y का मान आ जाएगा, यही P का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, तो m1 अनुपात m2 अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये सूत्र भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें एक स्थिति और आती है, जैसे मान लीजिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अगर ठीक मध्य बिंदु का हमें निर्देशांक निकालना है, मध्य बिंदु, अगर ये जो P है हमारा मध्य बिंदु हो, ठीक है, मध्य बिंदु, उस स्थिति में P का जो सूत्र होता है x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2, ये होता है। यानी इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, x1 x2 को जोड़ के 2 का भाग दे देना है, तो उसका भुज निकल आएगा, यानी x का मान निकल आएगा, और y1 और y2 को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो कोटि निकल आएगी। इस तरह से मध्य बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ इसमें और आएगी, अगर एक त्रिभुज है
मान लीजिए ABC, और क्रम से इसके शीर्षों के निर्देशांक मालूम है। x1 y1 पहला हम मान लेते हैं, x2 y2 और ये x3 y3। 3 बिंदु हैं तो उनको हम नंबरिंग कर सकते हैं, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष। और किसी को भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि अगर मान लीजिए आपने इसको फर्स्ट कर दिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड कर दिया तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 3 शीर्ष दिए हुए हैं तो आप किसी क्रम में फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लीजिए, और एक बार निश्चित कर लें तो उसी के हिसाब से सूत्र का प्रयोग करें। अब इसमें जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ABC का, उसका सूत्र होता है हाफ, फिर बड़े कोष्ठक में यहाँ x1 इंटू y2 माइनस y3 आता है, ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर x2 इंटू हो जाता है y3 माइनस y1, और फिर x3 आता है यहाँ x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इस सूत्र की सहायता से इसमें हम x1, x2, x3, y1, y2, y3 का मान रख देंगे जैसा है इसमें, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र पर आधारित जो प्रश्न आएंगे वो भी समझ में आ सकेंगे। अब इसमें एक तरह का प्रश्न और आता है, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि मान लीजिए तीनों बिंदु समरेख हैं, मतलब A, B, C एक ही सीध में, तो जब इनको हम मिलाएंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर 3 बिंदु समरेख हैं और हम उसको त्रिभुज मान के क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अगर 3 बिंदु समरेख हैं उस स्थिति में उनको हम त्रिभुज के शीर्ष मानकर अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का मान 0 आएगा। तो ये एक तरह से ये भी हम सिद्ध करते हैं। इस तरह का प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए कि ये 3 बिंदु समरेख हैं, तो कैसे सिद्ध होगा? हम इस सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे और अगर क्षेत्रफल का मान 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि तीनों बिंदु समरेख हैं। ठीक है, तो ये जो है इतनी चीज़ें हैं जिस पर आधारित आपको प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? हमने बता दिया 0, 0 होता है, डी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, x अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर स्थित एक बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पर। ठीक है, मूल बिंदु से 4 इकाई यानी यहाँ, तो यहाँ अगर बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या होगा? 4, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, मूल बिंदु से 4 इकाई x अक्ष पर चलना है तो दाहिनी तरफ चलेंगे ना, -4 और बाई पर चलना नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, 0। तीसरा प्रश्न है, बिंदु x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी। तो अभी सूत्र हमने बताया, दूरी का मान होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर पहला ही हो जाएगा। चौथा है, 8, 6 व 0, 0 के बीच की दूरी क्या होगी? कहता है कि 8, 6 और 0, 0 के बीच की दूरी ठीक है। तो अभी हमने बताया क्या करते हैं, जैसे ये हम पहला बिंदु ले रहे हैं और ये क्या है? दूसरा बिंदु। तो ये x1, y1, ये x2, y2। ठीक है,
तो यहाँ क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और फिर होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही ना सूत्र होता है। इसमें मान रखेंगे तो देखिए x2 है 0, 0 ऋण 8 इसका स्क्वायर और फिर 0 ऋण 6 इसका स्क्वायर, 0 ऋण 8 यानी ऋण 8 होगा, वर्ग करेंगे तो 8 8 64, यहाँ धन आएगा, यहाँ देखिए चाहे ऋण आए चाहे धन आए वर्ग करेंगे धन ही आएगा 64। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ऋण 6 होगा, ऋण 6 का वर्ग 36, 64 और 36 100 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद 5वां प्रश्न है बिंदुओं ए x1 y1 और b x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक। हमने बताया मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला नंबर। 6वां प्रश्न है बिंदुओं 1 2 और 3 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब देखिए इसी अभी 5वें में जो हमने सूत्र बताया मध्य बिंदु का क्या होता है x1 धन x2 y2 और y1 प्लस y2 y2 ये होता है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक बिंदु 1 2 है, एक बिंदु क्या है 1 2 पहला बिंदु और दूसरा बिंदु क्या है 3 4 3 4। तो ये देखिए x1 y1 और ये x2 y2। तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 1 धन 3 बटे 2 और y1 धन y2 बटे 2। तो इस तरह से ये 3 1 4 बटे 2 4 बटे 2 हो गया और ये 6 बटे 2 हो गया। इसको सरल कर लेंगे, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3। इस तरह से मध्य बिंदु क्या आएगा 2 3। इस तरह से कोई भी प्रश्न आए आपसे बन जाना चाहिए, बहुत सरल है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 3, ए नंबर ही इसका भी सही होगा। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला पहला प्रश्न है एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक। ध्यान से समझिए तो मजा आएगा। ये एक वृत्त है, ये केंद्र से जाने वाली जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसी को व्यास कहते हैं ना। ये तो केंद्र हो गया, ठीक है। ये व्यास कुछ भी इसका नाम भी लिख लेते हैं। तो व्यास के सिरों का निर्देशांक क्या दिया हुआ है ऋण 3 4। ये वाला मान लीजिए कि ऋण 3 है, ऋण 3 4 है और दूसरा है 3 ऋण 4। तो कहता है कि केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, केंद्र का निर्देशांक क्या होगा ऋण 3 4 3 ऋण 4। अब देखिए जो ये केंद्र होता है ये व्यास का मध्य बिंदु होता है। ये जो ए बी आपका व्यास है, ठीक है, इसके ठीक मध्य बिंदु पर ये केंद्र होगा ओ। तो अभी हमने बताया है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है। ये ओ का जो मान होगा कैसे निकलेगा x1 धन x2 y2 यानी ऋण 3 धन 3 बटे 2 और ये 4 धन वहाँ ऋण 4 है तो कोष्टक में ले लें। तो ऋण 3 धन 3 0 न हो गया 0 बटे 2 और 4 ऋण 4 जोड़ेंगे तो ये भी ना 0 हो गया, 2 का भाग देंगे तो 0 आएगा यानी 0 0। यानी इस स्थिति में केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 0। दूसरा प्रश्न है बिंदु 4 5 खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है। ये भी हमने बताया है जब दोनों मान धनात्मक हों, x का मान और y का मान दोनों धनात्मक हों तो प्रथम चतुर्थांश में वो बिंदु होगा। तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा।
तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद सत्य असत्य लिखिए। पहला है किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है। भुज 0 है और कोटि 3 है तो उसका निर्देशांक 0 3 होगा, तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। कहता है कि x अक्ष पर स्थित होगा। अब देखिए अभी हमने बताया, फिर समझिए, x में हमको नहीं चलना है तो यहीं ना रह गए, और y में 3 चलना है तो हम किस अक्ष में होंगे? y अक्ष में ना होंगे हम। ये 0 3 यहाँ कहीं ना होगा। ये कहता है कि x अक्ष पर स्थित होगा, यानी गलत कह रहा है, तो ये असत्य हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा है y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 10 0 होंगे। अगर y अक्ष पर हमें चलना है मूल बिंदु से 10 इकाई, ठीक है, ये 10 इकाई हमको जाना है तो 0 10 न होगा। x में तो चल ही नहीं रहा है, y में चल रहा है, तो x का मान 0 और y का मान 10। तो ये किस अक्ष में? y अक्ष में है ना, इसका निर्देशांक 0 10 होगा, जबकि ये कह रहा है 10 0, यानी ये गलत कह रहा है, तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा है बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी। देखिए अगर कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पर x y है, ठीक है, मूल बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है O, इसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0। मूल बिंदु से अगर इसकी दूरी निकालनी है तो सूत्र क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1, तो ये क्या होगा? x माइनस 0, x माइनस 0 इसका स्क्वायर और y माइनस 0, y2 माइनस y1, तो y माइनस 0 हो जाएगा। तो इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ x स्क्वायर धन y स्क्वायर। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से अगर दूरी निकालनी है तो उसमें उसी के निर्देशांकों के वर्गों का योग का वर्गमूल हो जाता है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और चौथा प्रश्न है, नहीं इसमें दिया हुआ है सत्य सत्य है ना, तो इसमें दिया हुआ है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये सत्य हो जाएगा। और चौथा है y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 y के रूप में होते हैं। y अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक 0 y देखिए है ना, ये 0 3 जैसे है, 0 10 है, ठीक है, y का मान कुछ भी हो सकता है, तो ये सही कह रहा है, इसी रूप में होते हैं। तो इस तरह से ये आपका सत्य होगा। तो इसमें पहला दूसरा सत्य हो गया और तीसरा चौथा सत्य हो गया। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? 3 4 की मूल बिंदु से दूरी, अभी इसी सवाल को देखिए, ये अगर 3 4 यहाँ होता, यहाँ अगर 3 4 होता तो इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होती? इसी सूत्र से देखिए, अंडर रूट ये 3 ऋण 0 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर होगा, और 4 ऋण 0 का स्क्वायर यानी यहाँ 4 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 9 25 होता है, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है, यानी कितनी होगी दूरी? 5 इकाई। दूसरा प्रश्न है ऋण 1 2 और 3 ऋण 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब मध्य बिंदु का सूत्र भी हमने यहाँ बताया, इसमें ए बिंदु दिया है ऋण 1 2 और बी बिंदु दिया है 3 ऋण 4, ठीक है, ए दिया है ऋण 1 2 और बी दिया है 3 ऋण 4। तो इन दोनों को जो मिलाने वाला रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु क्या होगा? अभी हमने बताया मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है, x को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए और y को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। यहाँ देखिए अगर ऋण चिन्ह आए तो कोष्ठक में ले लें तो समझ में आ जाएगा। ऋण 1 धन 3 का मान क्या होगा? ये घट जाएगा, 3 ऋण 1 यानी 2/2। यहाँ पर 2 ऋण 4 यानी ऋण 2 आएगा,
2 में 2 का भाग लगेगा 1, ऋण 2 में 2 का ऋण 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका जो उत्तर होगा 1 ऋण 1। और तीसरा प्रश्न है बिंदुओं ऋण 3, 4 और 2, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। इसमें जो पहला बिंदु है उसका निर्देशांक दिया है ऋण 3, 4 और दूसरा बिंदु दिया है जिसका निर्देशांक है 2, 3। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया यानी x1 y1, ये सेकंड हो गया x2 y2। इनके बीच की दूरी निकालनी। तो अभी हमने सूत्र बताया, अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए x2 का मान हम 2 लेंगे और x1 ऋण 3। ध्यान से देखिए 2 ऋण, फिर यहाँ ऋण 3 पहले से है, यहाँ गलती करते हैं बच्चे, 2 ऋण 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से ऋण 3 मान है x1 का। ठीक है, ये घटाने के लिए आया है। तो 2 ऋण 3 ऐसा करके आप होल वर्ग कर दीजिए, फिर धन y2 माइनस y1 यानी 3 ऋण 4, यहाँ सीधे यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 ऋण 3 तो ऋण धन हो जाएगा यानी 2 धन 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 ऋण 4 यानी ऋण 1। अब आप इसको सरल कर सकते हैं, 2 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 का वर्ग 25, और ऋण 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ऋण 1 नहीं आएगा, धन 1 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे ऋण 1 का वर्ग करते हैं और ऋण 1 लिख देते हैं। ठीक है, ऋण 1 का वर्ग यानी ऋण 1 गुणे ऋण 1 तो धन 1 ना आएगा, तो 25 धन 1 यानी रूट 26। इसका आंसर क्या होना चाहिए, अंडर रूट 26। तो इस तरह से ये 3 प्रश्न हैं जो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने के लिए कहा गया है। तो इतने वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनको आप लगा लीजिए, समझ लीजिए, और आज का जो ये लेसन है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो सेकंड भाग में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसका अभ्यास आप करते रहिए। समय आपको कम मिलेगा गणित पढ़ने का, इसलिए जो विषय आपकी कमज़ोर है तो गैप में आप उस विषय पर भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, 1-2 घंटे अगर गणित पढ़ लेंगे, मान लीजिए हिंदी का पेपर है, उसमें जो गैप है उस गैप का उपयोग आप गणित पढ़ने में भी कर सकते हैं या साइंस पढ़ने में कर सकते हैं। तो इस तरह से समय को एडजस्ट करना है और जो विषय कमज़ोर है उस पर ध्यान देना है। तो आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट भाग 2 जो लेसन होगा उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना।